हाँ जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी अगेन and welcome again to our physics class बच्चा. Today we have the article, that article is cell, ठीक है, EMF and terminal potential difference, terminal potential difference PD and internal resistance and internal resistance. तो इतनी सारी चीजें मुझे आज डिस्कस करनी है, जिसमें मुझे पढ़ना है सेल के बारे में, ईएमएफ के बारे में, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में. हालांकि ये चीजें बहुत ही ज्यादा इजी हैं. आपने सेल्स पढ़ी होंगी केमिस्ट्री के अंदर. सेल के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि उसमें एक सॉल्यूशन हमने फिल करना होता है, कुछ इस तरह की उसका स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं आपके सामने. एक सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से. आपके घरों में भी जो सेल होते हैं, जो आपके रिमोट वगैरह, जो टीवी वाले रिमोट में डलते हैं, उन सेल को देख लो, वो भी सेल ही है ना. तो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होना चाहिए. आई थिंक जैसा मैं बना रहा हूं आपके सामने स्क्रीन पे, इस तरह का. ये उनका क्रॉस सेक्शनल व्यू, ठीक है, ये इस तरह से. और इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसमें एक को बोलते हैं हम लोग एनोड और दूसरे को हम बोलते हैं कैथोड. मान लीजिए यही है, दोनों के दोनों, एक एनोड है और दूसरा होता है भाई कैथोड, ठीक है. यहाँ कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिन केमिकल रिएक्शन की हेल्प से क्या बनता है बेटा, करंट बनता है, ठीक है ना. ये देखिए कुछ इस तरह से. इसके टर्मिनल्स को मैं अटैच कर रहा हूं एक्सटर्नल किसी रेजिस्टेंस से, जिसके थ्रू यहां से करंट क्या करेगा बेटा, फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा जिसके थ्रू, ठीक है. तो मैंने ये एक सेल का स्ट्रक्चर बनाया. ये क्लोज सर्किट के लिए मैंने बनाया, ओपन सर्किट के लिए मैंने नहीं बनाया. यहाँ पे ओपन और क्लोज दोनों तरह के सर्किट्स के साथ मुझे डील करना पड़ेगा. ये रेजिस्टेंस है आपका एक्सटर्नल, जो आर के इक्वल है. यहाँ पे एक लगा है बेटा एनोड और दूसरा लगा है बेटा कैथोड. हाँ जी बच्चे, कोई बात नहीं बेटा, आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करो बच्चा. हमारी क्लास में अगर आज भी आप आए हो ना, मतलब मेरी क्लास में अगर आज बच्चा आया ना और आज ही समझना चाहेगा वो, तो 100% श्योर है उसको समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है ना. तो ये मैं एक सेल का स्ट्रक्चर बना रहा हूं. इसके अंदर हमने फिल किया है इलेक्ट्रोलाइट. एक सॉल्यूशन हमने फिल करना होता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइट. इसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं. ये देखिए बेटा, मैंने कहा कि इसमें मैंने एक सॉल्यूशन फिल किया है. उस सॉल्यूशन का नाम है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना बच्चा, इलेक्ट्रोलाइट. और यहाँ पे एक पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होता है. ये दोनों के दोनों जो हैं यहाँ पे, ये हैं इलेक्ट्रोड्स आपके, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है. एक पॉजिटिवली चार्ज होगा, दूसरा नेगेटिवली चार्ज होगा. और इसको सिंबॉलिकली जब आप फिजिक्स में काम करते हो तो सिंबॉलिकली आप कुछ इस तरह से लिखते हो, जिसमें एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है. इस तरह से टर्मिनल्स आप शो करते हो, जिसमें जो ये बड़ी लाइन है ये पॉजिटिव के लिए होती है, हायर पोटेंशियल के लिए, ये लोअर पोटेंशियल के लिए, या फिर यूं कह सकते हैं नेगेटिव के लिए. देखो बच्चा, ये जो सेल मैंने बनाई है, ये सेल क्या काम करती है, सेल का क्या काम होता है, सेल क्या प्रोवाइड करती है. सबसे पहली बात कि सेल का काम होता है, सेल क्या प्रोवाइड करता है, सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है. सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑल सर्किट एलिमेंट्स. ऑल सर्किट को मैं CKT लिख रहा हूं बेटा, सर्किट एलिमेंट्स. नंबर एक बात कि सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है टू ऑल सर्किट एलिमेंट्स. दूसरी बात लिखिए इसकी, बहुत ही अच्छी बात है, कि सेल डज नॉट प्रोड्यूस चार्ज. सेल चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती. सेल डज नॉट प्रोड्यूस चार्ज,
सेल का काम ये नहीं होता कि वो चार्ज फेंक फेंक के मारेगा ना, वो केवल चार्ज पार्टिकल को पुश करने का काम करता है। चार्ज पार्टिकल को पुश करने का काम करता है कौन? सेल। और सेल का काम होता है, सेल मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। सेल मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस which forces electrons, which forces particles, जो फोर्स करता है किसको? पार्टिकल्स को, टू मूव इन द सर्किट, टू मूव इन सर्किट। पार्टिकल्स को मूव करने के लिए क्या करता है? फोर्स लगाता है। ये काम होता है भाई सेल का, ठीक है ना भाई। अब देखो बेटा, हमने जो सेल यहाँ पे देखी है उस सेल का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आपने मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, केमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो बच्चा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक्चुअल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे जो कन्वर्जन्स रहेंगी वो केमिकल एनर्जी की रहेंगी, किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बात आप हमेशा याद रखिए कि यहाँ केमिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो बच्चा, ये बात तो सभी को पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। किसकी हेल्प से? यहाँ कौन कौन सी रिएक्शन होती है? यहाँ जो रिएक्शन होती है वो है एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक। यहाँ पे एनर्जी क्या होती है बेटा? रिलीज होती है, ठीक है। और रिडॉक्स का क्या मतलब होता है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक पे नेगेटिव इकट्ठा होगा, मतलब एक इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव आ जाएगा तो दूसरे इलेक्ट्रोड पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। जिसपे नेगेटिव आएगा, मान लीजिए इस पे नेगेटिव इकट्ठा हो गया, मान लीजिए इस पे ऐसे ऐसे, इस पे नेगेटिव इकट्ठा हो गया ऐसे, इस पे मान लीजिए नेगेटिव इकट्ठा हो गया, ठीक है। और दूसरे पे मान लीजिए पॉजिटिव इकट्ठा हो गया ऐसे, ये देखो, ये दूसरे पे पॉजिटिव इकट्ठा हो गया ऐसे, दूसरे पे पॉजिटिव इकट्ठा हो गया। एक पे हो गया नेगेटिव, एक पे हो गया बेटा पॉजिटिव। जिसपे नेगेटिव होता है उसको हम बोलते हैं एनोड, और जिसपे पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं कैथोड। विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की हेल्प से यहाँ पे चार्जेस क्या हो जाते हैं? यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। जिसको एक जो जिसपे नेगेटिव इकट्ठा होता है उसको हम एनोड बोलते हैं, और जिसपे पॉजिटिव इकट्ठा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। अब आप एक बात देखो बेटा, कि मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, तो अगर जनरल सी बात करी जाए तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण पॉजिटिव की तरफ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस पे नहीं आएगा, इसके ऊपर जाके क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा इससे। किसके कारण? यहाँ अंदर जो रिएक्शन होती है, या आप बोल देते हो उसको बैटरी मैकेनिज्म के कारण, ये नेगेटिव इसके ऊपर इकट्ठा होता है, एनोड के ऊपर। ये बैटरी मैकेनिज्म होता है यहाँ पे, बैटरी मैकेनिज्म जो पॉसिबल होता है केमिकल रिएक्शंस के कारण। मैकेनिज्म जो केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल एनर्जी जो होती है वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ज्यादा होती है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चिपक जाता है? इस पे चिपक जाता है। अब आप देखो, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के गया और इस पॉजिटिव के पास आया, तो फिर ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन फिर वापस यहाँ से आ रहा है, और फिर यहाँ इसका मोशन इस तरह से उसका कंटिन्यूअस रहेगा। यानी कि अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका मूवमेंट इसकी तरफ होगा, एनोड की तरफ होगा, और बाहर जो होगा उसका मूवमेंट किसकी तरफ होगा? कैथोड की तरफ होगा। ये बात आप याद रखना अगर आप बैटरी की बात कर रहे हैं तो। बैटरी के केस में आप ये बात भी याद रखना कि अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट एनोड की तरफ, बाहर उसकी मूवमेंट जो रहेगी वो कैथोड की तरफ। यानी कि अंदर अगर इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ मूव कर रहा है तो इसके अंदर
इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या नहीं है, डोमिनेटिंग स्वभाव में नहीं है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फोर्सेस डोमिनेटेड स्वभाव में बिल्कुल भी नहीं। अब आप एक बात देखिए, मान लीजिए कि मेरा ये सर्किट क्लोज है, क्लोज है तो ठीक है, करंट का फ्लो कर रहा है, हो रहा है। अगर मान लीजिए मैंने ओपन कर दिया, तो इसे इस तरह से मैंने ओपन कर दिया, क्लोज नहीं है मेरा सर्किट, मैंने ओपन कर दिया, इसको ओपन कर दिया, तो इनमें दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? अगर मैं दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस देखूं तो वो क्या चीज होगी जब मेरा सर्किट ओपन है? उसका नाम होगा बेटा ईएमएफ, उसका नाम होगा ईएमएफ। तो ईएमएफ क्या हुआ? ईएमएफ हुआ, वैसे तो इसका नाम होता है इलेक्ट्रो, ई फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये फोर्स नहीं होता, एक्चुअली फोर्स नहीं होता, ये एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये एक तरह का क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, फोर्स नहीं होता ये एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो फिर इसका नाम ईएमएफ क्यों लिखा है? पीडी लिख देते, पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक सिचुएशन में है पोटेंशियल डिफरेंस। कैसी सिचुएशन में है? ये पोटेंशियल डिफरेंस है व्हेन नो करंट is drawn from the circuit, is drawn from the circuit, from the circuit, यानी कि जब कोई करंट नहीं हो रहा फ्लो, उस सिचुएशन में जो ईएमएफ है वो किसके बराबर है? उस सिचुएशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ के बराबर है। मेरी बात को दोबारा समझ लो भाई, मैं कह रहा हूं कि मेरा सर्किट अब ओपन है, अब ओपन सर्किट है मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा। उस सिचुएशन में इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उसी का नाम क्या है? ईएमएफ है। मतलब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, देखिए क्या है, ईएमएफ कैसे निकालेंगे हम? तो पोटेंशियल एक का तो पॉजिटिव है, दूसरे का नेगेटिव है, तो माइनस कर दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, माइनस वी माइनस, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस, वी प्लस प्लस वी माइनस। मतलब दोनों का, अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका पोटेंशियल है 10, इसका पोटेंशियल है 2, तो टोटल कितना बन गया? 12। अगर हमें करंट का फ्लो हो जाए तो 10 माइनस 2 कितना बनेगा? 8। ये बात है बेटा, आप मेरी बात मेरी ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आ जाओ, अब इस पे बात करते हैं, हम थोड़ी सी इस बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो कैसे, देखो बच्चा, मान लो कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। देखिए बहुत ही सिंपल से एग्जांपल्स हैं, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं बातें नहीं करूंगा, बहुत इजी इजी बातें करने वाला हूं और बहुत इजीली आप इस चीज को समझ जाओगे। ईएमएफ को मैंने कहा है कि दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब मैं कोई करंट उससे ड्रॉ नहीं कर रहा सेल से किसी एक्सटर्नल सर्किट में, तब उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका नाम मैंने क्या लिखा है? ईएमएफ लिखा है। मैं ईएमएफ को बार बार रिपीट करना चाहूंगा आपके सामने कि ईएमएफ इज एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल of a cell when no current flow through the external circuit, through external circuit भी बोल सकते हो, external resistance भी बोल सकते हो। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जब कोई करंट फ्लो ना करे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो उस सिचुएशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा? ईएमएफ कहलाएगा। कैसे बात करनी है हमें? देखो जी, मान लो कि मेरे पास ये एक सर्किट है, ऐसा इस तरह का एक सर्किट है, और यहां लगा है मेरा एमीटर, यहां मैंने एक एमीटर लगा रखा है जो करंट को मेजर करेगा, और यहां मैंने लगाया एक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, मैंने वोल्ट मीटर लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक वोल्ट मीटर लगाना है, मैं रेजिस्टेंस का यूज कर रहा हूं यहाँ पे, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कैपिटल आर, और यहाँ पे मैंने एक सेल लगाई है बेटा। ये जो सेल मैं बनाता होता हूँ ये डीसी होती है बेटा, आप हमेशा याद रखना है, ये डीसी होती है, एसी सेल नहीं होती है,
ये डीसी वाली होती है प्लस, ये माइनस, और ये मान लीजिए कि पोटेंशियल जो इसका खुद का पोटेंशियल है वो 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का पोटेंशियल है इसका, ठीक है। यहां पे एमीटर लगा है और यहां पे मैंने लगा रखा है वोल्ट मीटर, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो है आपके पास 4 ओम का। तो करंट कितना होना चाहिए? आप कहोगे कि सर I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय R। V कितना है भाई 12 और R कितना है 4, यानी कि 3 एम्पियर का करंट यहां से फ्लो करना चाहिए। आपके हिसाब से 3 एम्पियर का करंट फ्लो करना चाहिए, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल यानी कि डेल्टा V, ठीक है, थ्रू 4 ओम, 4 ओम कितना आया, डेल्टा V थ्रू 4 ओम कितना आया, 4 3 जा 12, यानी कि 12 वोल्ट आया, ठीक है ना। डेल्टा V यही आया आपके हिसाब से, मतलब आपकी उम्मीद यही थी, आपकी एक्सपेक्टेशंस यही थी कि 12 वोल्ट आए इसके थ्रू। बट क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? नहीं होता। प्रैक्टिकली मेरे एमीटर ने जो करंट मेजर करा वो था 2 एम्पियर का। मैं मान रहा हूं ऐसा कुछ है नहीं कि भी हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपने 4 भेजा या 3 भेजा तो 2 आएगा, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैं मान रहा हूं प्रैक्टिकली मेरे पास जो आएगा वो कम आएगा, जो आपका यहाँ 3 एम्पियर आया ना उससे कम आएगा प्रैक्टिकली। तो कम कितना आएगा, मैं मान लेता हूँ कि मान लिया मेरा 2 एम्पियर आया, आता है कम, हमेशा आता है प्रैक्टिकली कम आता है, 2 एम्पियर आया। अब आपके पास रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 4 ओम, तो V इज इक्वल टू कितना आया, V इज इक्वल टू कितना आया 8 वोल्ट, V इज इक्वल टू IR, और यहाँ V इज इक्वल टू कितना था 12, यहाँ कितना आया 8। मतलब यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना भाई। अब उस गड़बड़ को मैं रिमूव कैसे करूं भाई? प्रैक्टिकली देखो, मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी, मैं जो सेल लेके आया मार्केट से वो 12 वोल्ट का था, 4 ओम के रेजिस्टर के थ्रू मैंने करंट का फ्लो कराया, 3 एम्पियर का होना चाहिए था, बट प्रैक्टिकली आया 2 एम्पियर का। अब 2 एम्पियर का क्यों आया, इस चीज को मैं बैलेंस कैसे करूं? सबसे बड़ी बात है बैलेंस कैसे। अब बैलेंस करने के लिए मैंने ये बात सोची कि यार ये जो आपकी जो सेल है ये भी तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ऑफर करती होगी, बिल्कुल करती है। इसी के रेजिस्टेंस का नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इसी के रेजिस्टेंस का नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ऑफ सेल, ठीक है। तो क्या मैं इसमें कितना कितना ऐड करना है मुझे, 4 वोल्ट ऐड करना है तो 12 हो जाएगा। करंट कितना है मेरा 2, तो इसका रेजिस्टेंस कितना मान लूं, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम मान लूं, बात बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। अब आप देखो कि आपका टोटल पोटेंशियल कितना हुआ, टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू होता है I इंटू R। I एक एक्सटर्नल R और दूसरा एक स्मॉल r। करंट कितना है भाई 2 एम्पियर, 2 इंटू 4 प्लस करंट कितना है 2 और रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 8 प्लस 4 दैट इज 12 वोल्ट। जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उस पर खरा उतर गया, अगर मैंने यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो आप यहां से क्या देख सकते हैं कि आपके सेल की ईएमएफ किसके बराबर है, E इज इक्वल टू कैपिटल I इंटू कैपिटल R। आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये फैक्टर कहीं ना कहीं हम अब तक मिस करते आए थे, ये फैक्टर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल हमने कहीं पे भी काउंट नहीं करा था। आज वक्त आ गया है उसको काउंट करने का, आज हम उसको काउंट कर लेते हैं और उसको काउंट करके हम अपनी बातों को आगे बढ़ा लेते हैं। क्या सही रहेगी ये बात? बिल्कुल सही रहेगी। अब ये जो कैपिटल I इंटू कैपिटल R होता था इसको हम V से रिप्रेजेंट करते थे, यानी कि ये क्या है बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस I इंटू R, ठीक है, I इंटू स्मॉल r। अब इसका नाम क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इन टर्मिनल्स के थ्रू कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये 4 ओम का रेजिस्टर, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का, तो टर्मिनल पोटेंशियल कितना बना 8 वोल्ट का। ईएमएफ की यूनिट क्या होती है, वो भी वोल्ट होती है, ठीक है। ईएमएफ क्या है, पोटेंशियल है। किस सिचुएशन में, जब कोई करंट फ्लो नहीं करता सर्किट में। अगर कोई करंट फ्लो करे सर्किट में तब पोटेंशियल क्या बन जाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर बन जाता है। यानी कि यहाँ ईएमएफ E माइनस V मस्ट बी इक्वल टू सम पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन किससे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दिस थिंग ऑलवेज यू हैव टू कीप इन माइंड, ऑलवेज यू हैव टू कीप इन माइंड।
ठीक है, मेरी बात आप समझ गए होंगे कि ये बात आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है ना। अब देखो बेटा, हमने एक रिलेशन बना दिया कि E माइनस वी इज इक्वल टू आई आर, यानी कि यहां से मैं इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकता हूं, मेरे ख्याल से बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो R इज इक्वल टू क्या बनेगा, E बाय आई माइनस V बाय आई। अब आपको पता है I इज इक्वल टू V बाय R होता है ना भाई, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो V बाय R माइनस V अपॉन V बाय R, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास E बाय V इंटू R माइनस R, दैट इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी कि यहां से इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई E बाय V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है बेटा, जिसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से नोट कर लो। अब देखो बच्चा, आपको पता चल गया होगा कि ईएमएफ क्या चीज होती है। ईएमएफ होती है एक सेल का पोटेंशियल। किस सिचुएशन में, जब उसमें से करंट, हम कोई करंट ड्रॉ नहीं करते, उस सिचुएशन, जब हम उससे कोई करंट ड्रॉ नहीं करते, उस सिचुएशन में सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा, ईएमएफ। टर्मिनल्स का आपको पता ही है, टर्मिनल पीडी का, और इंटरनल रेजिस्टेंस की भी हमने यहाँ पे बात कर दी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हुआ, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए सेल, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए सेल, बाय ए सेल, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है ऑफर्ड बाय ए सेल, इसका नाम क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसका नाम क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब हम बात करेंगे सेल्स इन पैरेलल सीरीज एंड मिक्स्ड मोड कॉम्बिनेशन। अब सेल्स को भी हमने सीरीज और पैरेलल में स्टडी करना होगा भाई, ठीक है। तो हम उसको स्टडी करते हैं और उसको चेक करते हैं ईएमएफ कैसे निकालेंगे। क्या आपको ईएमएफ का पता चला, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का पता चला? सभी बच्चे मेरे को मैसेज करके बताएंगे फटाफट से कि क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर नहीं हुआ तो मैं फिर से आपको समझा दूंगा, बट क्लियर करके चलना है बच्चा, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि मैं आपको भाई पागल बना दूं, ठीक है। पागल नहीं बनना आप लोगों ने। अगर क्लियर है तो क्लियर बोलना, अगर दिक्कत है ना तो मेरे को बता देना, मैं अभी आपको दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है। ईशान वेरी गुड, बहुत बढ़िया। साहिब, गुरलीन, अमरवीर, चलो बहुत बढ़िया। भावजोत, प्रियंका, महक, बता दो बच्चा, फटाफट से बता दो मेरे को। सारे बच्चे, जो जितने बच्चे बैठे हैं मेरे को बताते जाओ। निशांत, अंशिका, मतलब अब तक जितने मैसेज आ रहे हैं समझ में आ गया बच्चों को। अगर समझ में आ गया तो बहुत ही इजी सा एक आर्टिकल है, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स्ड मोड। और उसके बाद जो मैं करवाने वाला हूं आपको, वो है आपके किरचॉफ के लॉ, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल करवाऊंगा, मीटर ब्रिज कराऊंगा, पोटेंशियोमीटर कराऊंगा। तो वो चीजें आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि अब तक अगर आपको न्यूमेरिकल में कहीं पे भी कोई डाउट आया है तो उनको जड़ से खत्म कर देंगे वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। सेल्स इन कॉम्बिनेशन, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सेल्स सीरीज कॉम्बिनेशन में भी मैं देखूंगा। वैसे तो ये बहुत इजी आर्टिकल है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ सेल्स लेके आ रहा हूँ। ये देखो जी, ये मेरी पहली सेल, ये मेरी दूसरी सेल, ये यहां से ऐसे ऐसे मैं चलता जाऊंगा और लास्ट में मैं लगाऊंगा nth सेल, ठीक है। और इन सेल्स को मैं कनेक्ट करूंगा किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो ये खुद प्रोवाइड कर ही देंगी। ये देखिए जी, इस तरह से यहां मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दूंगा एक, ठीक है। इस तरह से ये मान लीजिए मैंने यहां अटैच कर दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये कैपिटल आर ले लीजिए। अब सेल्स की जो प्रेजेंटेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। एक यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होता है, और एक इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक है जी। एक यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, एक यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, एक इनका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। एक यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल,
एक यहाँ पे होता है नेगेटिव टर्मिनल, एक होता है इनका इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसको कनेक्ट कर दीजिए। तो इंटरनल रेजिस्टेंस है जी स्मॉल आर, सभी सेल्स का मैं सेम ले रहा हूँ स्मॉल आर, सभी सेल्स की ईएमएफ भी मैं सेम ले रहा हूँ। आप डिफरेंट डिफरेंट ईएमएफ भी लेके काम कर सकते हैं। ये सेल C1, ये सेल C2, ये आपकी nth सेल है बच्चा, इसकी ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसका भी ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। इस तरह से nth का भी ईएमएफ E है और रेजिस्टेंस आपका इंटरनल रेजिस्टेंस R के बराबर। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि इफेक्टिव पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल सीरीज में अलग अलग होता है, यानी कि आपकी जो फर्स्ट सेल है उसका पोटेंशियल अलग मिलेगा, सेकंड सेल है उसका पोटेंशियल अलग मिलेगा, थर्ड सेल है उसका पोटेंशियल अलग मिलेगा। तो आप पोटेंशियल, इफेक्टिव पोटेंशियल कैसे निकालोगे? पोटेंशियल की जगह पे यहाँ पे वर्ड यूज हुआ ईएमएफ, तो ये आपका E प्लस E एंड अप टू nth सेल, सभी का ही E है, तो यानी कि इफेक्टिव ईएमएफ मेरा आ गया Ne। सही बात है कि नहीं है? और सीरीज में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है कि R प्लस R अप टू nth टर्म। तो ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया NR। आपको पता है I इज इक्वल टू क्या होता है? I इज इक्वल टू V बाय R होता है। V की जगह पे क्या होगा? EMF होगा जी, E इफेक्टिव डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो फिर यहां से देखिए इफेक्टिव ईएमएफ है आपकी Ne के बराबर और टोटल रेजिस्टेंस है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, तो इंटरनल है NR, एक्सटर्नल है कैपिटल R। तो ये आपका बन गया बेटा करंट। अब आप यहां से लिखोगे कि अगर इफ NR इज मच ग्रेटर देन कैपिटल R, देन नेग्लेक्ट कर दोगे किसको? कैपिटल R को। अगर कैपिटल R को नेग्लेक्ट कर दिया तो I इज इक्वल टू Ne डिवाइड बाय NR, N से N कट गया तो दिस इज EMF डिवाइड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज करंट ड्यू टू सिंगल सेल, करंट ड्यू टू सिंगल सेल। अब आप एक बात बताओ मेरे को कि आपने N सेल्स लगाई और करंट आपके पास आ रहा है ड्यू टू सिंगल सेल, तो क्या ये बात इफेक्टिव रहेगी? आंसर इज नो, ये बिल्कुल भी इफेक्टिव बात नहीं है। कि आप कह रहे हो कि यार NR जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है कैपिटल R से, यानी कि कैपिटल R ही बड़ा होना चाहिए तभी आपका इफेक्ट अच्छा आएगा, अदरवाइज इफेक्ट अच्छा नहीं आएगा। मतलब अगर यहाँ पे ऐसा होता कि इफ NR इज मच लेस देन कैपिटल R, देन नेग्लेक्ट करते आप स्मॉल nr को, तो फिर आपका करंट क्या होता? n टाइम्स होता किसका? E बाय R, EMF डिवाइड बाय रेजिस्टेंस का। तो ये बात बड़ी इफेक्टिव होती, ये बात हमारी इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टर्म जरूर याद रखें कि कौन सी सिचुएशन आपके लिए इफेक्टिव होगी और कौन सी सिचुएशन आपके लिए इफेक्टिव नहीं होगी। ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके चले बच्चा पार्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इसी में क्या मैं कॉन्सेप्ट लेके चलता हूं, इसी में मैं कॉन्सेप्ट लेके चलता हूं। वो कॉन्सेप्ट है मेरे पास सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मेरे को सेल्स लगानी है। देखो भाई, आपके पास ये पहली सेल, ये आपकी दूसरी सेल, ये आपकी mth सेल, nth नहीं mth, ठीक है ना? mth सेल लगाई है मैंने। ठीक है, हर एक सेल की प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने अभी दे देता हूं। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से कि ये एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल और एक इंटरनल रेजिस्टेंस। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल और एक इंटरनल रेजिस्टेंस। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो ये आपकी सेल C1, C2, ये mth सेल है बेटा। इनको एक्सटर्नल किसी सर्किट से ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से। ये देखो भाई, ये हमारा बहुत इजी आर्टिकल है, बहुत ही ज्यादा इजी आर्टिकल है बेटा, और बहुत इजीली आप इसको कवर करोगे मेरे ख्याल से। ठीक है, और इस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने की भी जरूरत नहीं है आपको कि आप ये सोचो कि इसको बहुत ही तकड़ा सुपर प्रिपेयर करें हम, ना।
बहुत लाइटली आप प्रिपेयर कर लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखिए बच्चा, ये हमारी एमएच सेल है। हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ हमने सेम रखा है बेटा, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ हमने सेम रखा है। इसको किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से हमने कनेक्ट किया है। उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का नाम मैं लिख रहा हूं कैपिटल आर। आप बताओ पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है? पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। पैरेलल में पोटेंशियल आपका सेम रहता है, ठीक है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब मैं लेके आया तो इफेक्टिव ईएमएफ क्या आएगी? पैरेलल कॉम्बिनेशन में ई इफेक्टिव क्या आएगा? ईएमएफ ड्यू टू सिंगल सेल, ड्यू टू सिंगल सेल, यानी कि ये किसके इक्वल आएगा? ई के बराबर आएगा। और एक्सटर्नल आपका कैपिटल आर है, और यहाँ पे 1/r इफेक्टिव कैसे रहेगा आपका? ये रहेगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r अप टू m टर्म्स हैं तो m टर्म्स। तो ये आपका 1/r इफेक्टिव किसके इक्वल आ जाएगा? m/r के इक्वल आ जाएगा। यानी कि यहां से r इफेक्टिव कितना आएगा? r इफेक्टिव आएगा r/m के बराबर, r/m के बराबर। तो यहां से आपका करंट कितना बनना चाहिए? I इज इक्वल टू इफेक्टिव ईएमएफ है E, टोटल रेजिस्टेंस कितना है? एक्सटर्नल है कैपिटल R, इंटरनल है आपका R/m के इक्वल। तो यानी कि ये बन गया आपका Me/m इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, दिस इज इक्वल टू इफेक्टिव करंट। ये आपका क्या बन गया बेटा? इफेक्टिव करंट बन गया, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका बन गया क्या? इफेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इफेक्टिव कितना रहेगा, कि कौन सी कंडीशन इफेक्टिव रहेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इनके साथ काम कर सकते हैं। ये बहुत इजी आर्टिकल था बेटा, ठीक है। हम चाहते तो इसको स्किप भी कर सकते थे, बट हमने स्किप नहीं करा। चलो आज की क्लास में हम इतना ही कुछ कवर करेंगे। अच्छा, मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगा इस क्लास के 2 घंटे बाद, असाइनमेंट बनाऊंगा। तो उस असाइनमेंट में मैं न्यूमेरिकल्स भेजूंगा आपको व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस। तो वो न्यूमेरिकल्स आपने अपने आप से कोशिश करनी है, और 35 न्यूमेरिकल जो मैंने आपको भेजे थे उनके सॉल्यूशन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज की क्लास हमारी इतनी रख पाऊंगा मैं आज के लिए।